हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे वंशागति का आणविक आधार के बारे में थोड़ी सी जानकारी हमने प्राप्त कर ली थी। इसमें लेक्चर नंबर 2 है वंशागति का आणविक आधार, इसके बारे में आज हमने पढ़ना है। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे डीएनए की खोज किसने की, डीएनए क्या के अंदर मिलता है और डीएनए कैसा होता है, उसकी संरचना एवं उसके अंदर न्यूक्लियोटाइड्स कैसे मिलते हैं, उसकी लंबाई आदि देखेंगे। इसके अंदर अब हम पढ़ना चालू करते हैं डीएनए के बारे में। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल। एक डीएनए के अंदर क्षारक युग्म 3.3 गुणा 10⁻⁹ युग्म मिलते हैं। जे क्षारक युग्म जो मिलते हैं 3 गुणा 10⁹ जे मनुष्य के लिए है। मनुष्य के आगुड़े डीएनए मिलते हैं। तो द्विगुणित डीएनए के लिए इसमें 2 का गुणा होगा 6। युग्म का मतलब होता है A.11T, एक क्षारक युग्म है। A ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे G नहीं होगा, साइटोसिन C होगा, ट्रिपल बॉन्ड G एक क्षारक युग्म है। यहाँ पे जो बॉन्ड दिखाई दे रहा है ये हाइड्रोजन बंद होते हैं। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बंद होते हैं, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बंद होते हैं। अब इसके आगे हम डीएनए की खोज देखते हैं। डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिस्चर ने सन 1869 में की थी। इनका नाम था फ्रेडरिक मिस्चर एवं डीएनए शब्द जैकरिस ने दिया था। जिस शब्द जैकरिस ने दिया था, खोजकर्ता फ्रेडरिक मिस्चर है। शब्द और खोजकर्ता दोनों में फर्क होता है। और डीएनए केंद्रक के अंदर एक अम्लीय पदार्थ इनको फ्रेडरिक मिस्चर को केंद्रक के अंदर एक अम्लीय पदार्थ मिला जो कि डीएनए था, पर इन्होंने इसको डीएनए नहीं कहा। अम्लीय पदार्थ मिला है जो कि इन्होंने इसको डीएनए नहीं कहा, इसको इन्होंने न्यूक्लिन कहा। लेकिन डीएनए की खोजकर्ता फ्रेडरिक मिस्चर होते हैं और इन्होंने 1869 में खोज की थी। और केंद्रक के अंदर एक अमीनो ये पदार्थ पाया जाता है जिसने इन्होंने इसको न्यूक्लिन कहा। इसके आगे हम डीएनए का एक्स-रे निवर्तन देखेंगे जो कि 2 वैज्ञानिकों ने किया और इनकी खोज फ्रेडरिक मिस्चर ने की थी तथा इनके बाद 2 वैज्ञानिक आए, मॉरिस विल्किंस व रोजलिंड फ्रैंकलिन। ये 2 वैज्ञानिक आए जिन्होंने डीएनए का एक्सरे निवर्तन किया। एक्सरे निवर्तन मतलब एक्सरे फिल्म पर डीएनए की संरचना को चित्रित किया। मतलब कि एक साइड से उन्होंने एक्सरे डाला, यहाँ से एक्सरे डाला तो एक फिल्म होगी, एक्सरे फिल्म बोलते हैं इस पर डीएनए की संरचना आ गई। और इसके बाद हम डीएनए की द्विगुणित संरचना के बारे में बात करेंगे। इसको मिटा देते हैं। अब सन 1953 की बात है। इसमें 2 वैज्ञानिक आए, वॉटसन क्रिक। इन दोनों ने मिलकर डीएनए
डीएनए का द्वैकुंडलित नमूना प्रस्तुत किया। वाटसन एवं क्रिक ने दोनों सहयोग करके डीएनए का द्वैकुंडलित नमूना प्रदर्शित किया, जिसकी संरचना अब हम देखेंगे तथा उसकी लंबाई चौड़ाई के बारे में बताएंगे। वाटसन व क्रिक का द्वैकुंडलित नमूना ऐसा था, इसमें ये दोनों लाइन समांतर होगी, ये इसके समांतर होगी, ये इसके समांतर होगी, और इसमें इसकी लंबाई होती है, इस पूरे डीएनए की लंबाई होती है 2.2 मीटर। इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक डीएनए का एक कुंडलन हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक कुंडलन। इसे एक पिच या हेलिक्स या एक कुंडलन बोलते हैं। इसे पिच, हेलिक्स या एक कुंडलन बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई होती है, इसकी लंबाई होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम। अगर इसी को हम नैनोमीटर, यहाँ पर एक पिच या एक हेलिक्स या एक कुंडलन की लंबाई होती है 3.4 नैनोमीटर, या फिर हम इसको एंगस्ट्रॉन में बदल दें तो 34 एंगस्ट्रॉन। एक कुंडलन मतलब कि यहाँ से लेके एक यहाँ तक की, एक मतलब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 3.4 नैनोमीटर या 34 एंगस्ट्रॉन। ये दो नाइट्रोजन क्षार हैं, इनके बीच की दूरी होती है 0.34 नैनोमीटर या 3.4 एंगस्ट्रॉन। एक नाइट्रोजन क्षारक से लेकर दूसरे नाइट्रोजन क्षारक की दूरी होती है 3.4 नैनोमीटर से 3.4 नैनोमीटर या 3.4 एंगस्ट्रॉन। एवं इसका जो व्यास होता है ना, व्यास इस होता है 20 एंगस्ट्रॉन। इसकी यहाँ व्यास होता है 20 एंगस्ट्रॉन या 200 नैनोमीटर। तथा एक कुंडलन या एक पिच में, एक कुंडलन या एक पिच या हेलिक्स में 10 नाइट्रोजन क्षार मिलते हैं और यहाँ पे 20 एंगस्ट्रॉन, और यहाँ पे 200 नहीं है, 2 नैनोमीटर होती है इसका व्यास। तथा इसके यहाँ से लेके यहाँ तक 10 नाइट्रोजन क्षारक मिलते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। और जो पांचवा जो नाइट्रोजन क्षारक होता है वो यहाँ जो मोड़ है ना, यहाँ पे होता है, पर दिखाने के लिए यहीं पे बना दिया पांचवा। और आपको याद ही होगा कि इसमें नाइट्रोजन क्षारक कैसे जुड़ते हैं, तो ए डबल बॉन्ड के साथ थाइमिन के साथ जुड़ेगा, ए एडेनिन है, तथा साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड के साथ ग्वानिन के साथ जुड़ेगा, या थाइमिन डबल बॉन्ड एडेनिन के साथ या ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड सी के साथ। यहाँ पर जे हाइड्रोजन बंद होता है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बंद होते हैं, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन बंद, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बंद होते हैं, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बंद होते हैं। और यहाँ पे 3 डैश होता है, यहाँ पे 5 डैश होता है, और यहाँ पे 5 डैश होता है, यहाँ पे 3 डैश होता है। अब हम इसकी जानकारी करेंगे कि यहाँ पे 3 डैश क्यों होता है, यहाँ पे 5 डैश क्यों होता है। संरचना को अगर खोल दें तो ये ऐसे दिखाई देगी इसमें 3 डैश 5 डैश, यहाँ पे 5 डैश हुआ, 3 डैश 5 डैश, और ये एक दूसरे के प्रति समांतर होंगी। समांतर और प्रति समांतर में सिर्फ इतना सा फर्क होता है, समांतर दोनों रेखाएं समांतर है, और प्रति समांतर एक अगर नीचे की ओर है तो एक ऊपर की ओर होगी। ये समांतर होता है और ये प्रति समांतर होता है। अब इसके अंदर
जो नाइट्रोजन बेस यहाँ पे जुड़े हुए होंगे। यहाँ पे फॉस्फेट होगी, इसी लाइन पे शुगर होगी और नाइट्रोजन क्षारक ये बॉन्डिंग द्वारा जुड़े हैं। अब इसके अंदर थोड़ा और जूम करके देखेंगे तो पता चलेगा 5' क्यों होता है और 3' क्यों होता है। जैसे फास्फेट समूह के साथ शुगर जुड़ी होगी या यहाँ पे भी फास्फेट समूह के साथ शुगर। अब इसमें हम शुगर की संरचना को देखेंगे, संरचना अंदर कैसी होती है उसी के हिसाब से आपको पता चलेगा 3' और 5'। O बॉन्ड कार्बन 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 कार्बन। फास्फेट इस वाले कार्बन से जुड़ा होता है और यहाँ पे H रहेगा, OH नहीं रहेगा। OH रहेगा तो RNA की शर्करा होगी। इसमें अगर हम काउंटिंग करें ना तो कार्बन, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, 4 कार्बन, 5 और ऐसे ही एक और फास्फेट जुड़े तो ये कार्बन नंबर 3 से जुड़ा होता है और फिर शुगर की संरचना बनाते हैं। O बॉन्ड कार्बन, फिर से ऐसे ही फास्फेट, ऐसे ही इसमें होगा 1 कार्बन 1 कार्बन H कार्बन 2 कार्बन 3 4 कार्बन 5 कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5। आप यहाँ पे देख रहे होगे फॉस्फेट कार्बन नंबर 5 पे जुड़ा हुआ है और यहाँ पे फॉस्फेट कार्बन नंबर 3 पे जुड़ा हुआ है। यहाँ पे फॉस्फेट कार्बन नंबर 5 पे जुड़ा हुआ है, यहाँ पे 3 पे जुड़ा हुआ है और यहाँ पे 5 पे जुड़ा हुआ है और फॉस्फेट नंबर 3 पे जुड़ा हुआ है। और इस ऐसे ही इस पे इसलिए यहाँ पे 5' लेते हैं और यहाँ पे नीचे 3'। अगर यहाँ पे 5' होगा तो नीचे 3' पे ही जुड़ा होगा फास्फेट। और नाइट्रोजन क्षारक A हो, जैसे यहाँ D हो और G हो। आप सोच रहे होगे कि ऐसी संरचना इस साइड होगी क्योंकि 2 कुंडली होती है, एक कुंडली ऐसी है और एक कुंडली ऐसी है तो 5' हो जाएगा और 5' की जगह यहाँ पे अपन पढ़ रहे हैं कि 3' होगा। अब उसका फंडा अपन यहाँ पे देखेंगे को आगे समझने के लिए यहाँ पे मिटाना पड़ेगा तो इसको मिटा देते हैं। ऐसे ही यहाँ पे बनाते हैं फॉस्फेट और O कार्बन। O बॉन्ड 1 कार्बन 1 कार्बन कार्बन कार्बन। यहाँ पे कार्बन होगा एक, यहाँ पे 1 2 3 1 2 3। यहाँ पे फॉस्फेट आपको पता है ये 5 और 5 3 5 और 3 इससे बॉन्डिंग करेगा ए से और ए इस वाले से। आप सोच रहे होगे कि अब जो जुड़ेगा इसके सामने ए के सामने कौन सा आता है टी और टी के सामने ए और जी के सामने सी। यहाँ पे थोड़ा डिसबैलेंस हो गया है, आप समझ लेना। ये डबल बॉन्ड से और ये डबल बॉन्ड से और ये ट्रिपल बॉन्ड से। आप कह रहे होगे यहाँ पे तो 5' ही आ गया। अब अगर इसके अंदर हम एडेनिन को देखें, एडेनिन मान संरचना ऐसी ऐसी हो और थायमिन की संरचना देख लेते हैं। देख ले।
आप देख रहे होंगे कि एडेनिन की ऐसी संरचना है और थायमिन की ऐसी संरचना। अगर हम इनको जोड़ेंगे तो ऐसे जुड़ तो है नहीं सकती। इसको हम अगर पलटेंगे तो ये वाला खांचा इसके अंदर, जैसे ये वाला ऐसे है, तो इसके अंदर ये वाला फंस जाएगा, जिससे हम बॉन्डिंग हो जाएगी एवं जुड़ जाएंगे एडेनिन थायमिन। इसको पलटना पड़ेगा, जिससे पलटेंगे तो यहाँ पे देखते हैं पलटने पर इसके ऊपर सब चेंज हो जाएगा। यहाँ पर 3' आ जाएगा। ओ 1 1 हम इसको अगर पलट देंगे तो ऐसी संरचना दिखाई देगी। यहाँ पे फॉस्फेट 5वीं कार्बन से जुड़ा होगा। यहाँ पे तीसरे नंबर का कार्बन आ गया है। यहाँ पे 3' वाला कार्बन आ गया। यहाँ पे 5 वाला हो गया है, ये 5 वाला है, और ये 5 वाला, ये 3 वाला है, 3 वाला है, इसलिए यहाँ पे 5 वाला कार्बन पहुंच जाता है। अब अगर इसको मिलाए ना, इस वाले को और इस वाले को, तो ये आप जुड़ जाएगी बॉन्ड के साथ। और इस वाले को मिटा देते हैं क्योंकि ये जुड़ेगी नहीं। अगर इसको हम उल्टा नहीं करेंगे तो जुड़ेगी कैसे, इसलिए यहाँ पे मिटा देते हैं। यहाँ पे ये 3 वाला कार्बन यहाँ पे होगा, तो इसलिए 3' होगा। अब अगर इसकी तुलना की जाए ना, तो ये अगर इसको इससे जोड़ा जाएगा तो अब ये फिट हो जाएगा। तो यहाँ पे A था, यहाँ पे T था, तो अब ये डबल बॉन्ड के साथ जुड़ जाएंगे। और यहाँ पे भी अब T के सामने A डबल बॉन्ड बनाएगा और G के सामने C A ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। अब आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा 5' और 3' के बारे में, क्यों होते हैं जो उल्टे। समझ गए होंगे कि आप 3' और 5' का फंडा क्या होता है। एक और आपके लिए चीज है कि डीएनए के अंदर नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, क्षार होता है, लेकिन उसको डीएनए को अम्लीय पदार्थ क्यों कहते हैं। उसमें तो नाइट्रोजन क्षारक है, नाइट्रोजन क्षारक और नाइट्रोजन क्षारक जी है, फिर भी इसको डीएनए को अम्लीय पदार्थ क्यों कहते हैं, इसको क्षारीय पदार्थ क्यों नहीं कहते। आप इसमें देख रहे हो कि एक न्यूक्लियोटाइड में एक नाइट्रोजन क्षारक है जो कि क्षार है, और फॉस्फेट जो कि अम्लीय है, और शुगर भी अम्लीय है। फॉस्फेट जो कि अम्लीय होता है, तथा एक क्षार से 2 अम्लीय चीजें जुड़ी होती हैं, तथा अम्लीय पदार्थ की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए इसे अम्लीय पदार्थ माना जाता है, ना कि क्षारीय पदार्थ माना जाता है। क्योंकि डीएनए अम्लीय पदार्थ होता है, इसी कारण से इसके ऊपर आवेश नेगेटिव चार्ज होता है। एक इसकी इम्पोर्टेंट बात है, इसकी ऑब्जेक्ट टाइप भी बहुत बार पूछी गई है, इस बार पूछी भी जा सकती है। इसका आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, अगले लेक्चर को कल हम देखेंगे। अब हम विदा लेते हैं, बाय बाय एवं टाटा।